जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं निधीश गोयल आपके साथ प्रस्तुत हूँ, करता हूँ आप सभी का यथोचित अभिवादन, आप सभी का अभिनंदन। वर्तमान की बात करना हम सब चाहते हैं, भविष्य को सुखद बनाना, स्वप्निल बनाना, सुंदर बनाना हम सब चाहते हैं। लेकिन अगर इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो ये सब कुछ ठीक नहीं हो पाता है। अब बात ये भी है कि हमारा इतिहास उजला रहा या काला रहा या रंग बिरंगा रहा, ये कौन तय करेगा? ये हम तय करेंगे या बाहर के लोग जो अपनी उन्हीं की जमीन पर बैठ करके किताब भी वहीं से लिखते हैं और उन किताबों को हम अपने देश में मंगा करके पढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि ये केवल सपेरों का देश रहा, यहाँ का इतिहास बड़ा विकृत रहा। इस तरीके की बात की जाती है। अब भारत के इतिहास के विकृतीकरण का इतिहास क्या है, इसको जरा हमें ठीक से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। जी लाइन समझिएगा, भारत के इतिहास के विकृतीकरण का इतिहास। ये एक श्रृंखला शुरू होने वाली है आज से। इसकी भूमिका भी 2 एपिसोड्स में जाएगी, उसके बाद में काफी लंबी श्रृंखला जाने वाली है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। जम्बू टॉक्स अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिस भी तरीके से आर्थिक, नैतिक, तकनीकी आप अपना सहयोग हमें पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाइएगा। मेरा स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम के हमारे अतिथि प्रोफेसर महावीर प्रसाद जैन साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर जम्मू टॉक्स में। धन्यवाद नीतीश जी। जी निधीश जी, जैसा कि आपने कहा, हमारे इतिहास के विकृतीकरण का एक लंबा इतिहास है। और ये सारा जो विकृतीकरण शुरू हुआ, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुआ और वो विकृतीकरण अब तक चलता रहा है। और अलग अलग स्वार्थों के कारण, पहले अंग्रेज़ों के स्वार्थों के कारण विकृतीकरण हुआ, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे कारण रहे जो हमारे देश में एक सांप्रदायिक विभेद, जिसका एक लंबा इतिहास है, और उसके कारण जो पिछले 1000 वर्ष के काल की घटनाएं थी, उनको छिपाने के लिए विकृतीकरण हुआ। और ये इस तरह का विकृतीकरण आज़ादी के बाद में और भी ज़्यादा हुआ है। किसी भी देश को संगठित रहने के लिए, विकास करने के लिए, संसार में अपना उचित स्थान बनाने के लिए एक नेशनल ग्रैंड नैरेटिव की जरूरत होती है। दुख की बात यह है कि हम ये नेशनल ग्रैंड नैरेटिव अनेक कारणों से नहीं बना पाए हैं। लैटिन भाषा में एक उक्ति है, सजेस्टियो फाल्सी एंड सप्रेसियो वेरी, जिसका मतलब होता है कि गलत चीज सजेस्ट करना और सही बात को सप्रेस करना। तो ये हमारे इतिहास में हुआ है। मैं थोड़ी सी भूमिका रख करके उसके बाद इस बात को थोड़ा विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। यानी हमारे इतिहास के बारे में जो यूरोप के लोगों की रुचि पैदा हुई, वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। और प्रारंभ में यूरोप के कई देशों के
जो इंडोलॉजिस्ट थे उनका भारत के बारे में बहुत अच्छा विचार था। जैसे एक ग्रीक इंडोलॉजिस्ट हुआ डेमेट्रियस गैलेनोस, तो वो भारत में आकर के वो 47 वर्ष भारत में रहा, जिसमें से 40 वर्ष बनारस में रहा। उसको भारत से ऐसा प्रेम हो गया, मतलब यहाँ की संस्कृति की महानता के कारण, यहाँ की भाषा, यहाँ का साहित्य, उसकी महानता के कारण कि वो भारत भक्त बन करके रह गया। और उसने कई ग्रंथों के अनुवाद यहाँ किए। भर्तृहरि के शतक के कई श्लोकों का उसने अनुवाद किया। उसने चाणक्य की कई सूक्तियों का अनुवाद किया। उसने पंडित राज जगन्नाथ, उसका एक ग्रंथ था भामिनी विलास, उसका अनुवाद किया। उसने भगवत गीता का अनुवाद किया। उसने रघुवंश का अनुवाद किया। उसने महाभारत के कई अंशों का अनुवाद किया। उसने पंचतंत्र, हितोपदेश, देवी महात्म्य और कई इस तरह के ग्रंथों के अनुवाद उसने किए। तो एक बहुत अच्छी भावना उसकी भारत के प्रति थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग यही स्थिति फ्रांस के जो विचारक थे उनकी थी। और फ्रांस का, जिसको दुनिया के महानतम चिंतकों में जिसकी गिनती होती है, वोल्टेयर, वो वोल्टेयर भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित था। और प्रभावित इसलिए हुआ कि भारत में जो मिशनरीज थे उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए थे, उन पत्रों से जो जानकारी उसको भारत के बारे में मिली, उस जानकारी के कारण वो इतना प्रभावित हुआ कि वो लिखता है, उसकी 2 पंक्तियां सुनाता हूं मैं। आई एम कन्विंस्ड दैट एवरीथिंग हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द बैंक ऑफ द गेंजेस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटमसाइकोसिस एटसेट्रा। यानी इसकी हिंदी होगी कि मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक वस्तु हमारे यहाँ गंगा के किनारे से आई है। कौन कौन सी चीजें, उदाहरण के लिए कहता है, खगोल शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी और मेटमसाइकोसिस, इसका मतलब होता है पुनर्जन्म में विश्वास। यानी वो स्वयं पुनर्जन्म में विश्वास करने लगा था, इसलिए पुनर्जन्म और कर्म का जो सिद्धांत है उसमें विश्वास। ये सारी चीजें हमारे यहाँ भारत से आई है। इसी तरह फ्रांस के और जो ऐसे विचारक थे, गुइलोम ले जेंटिल एक था, एक जीन सिल्वन बेली। इन लोगों ने भारत के गणित और भारत के खगोल विज्ञान, इनकी बड़ी प्रशंसा की। इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और बेली जो था, सिल्वन बेली, ये खास तौर से चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी के बारे में उसने सुना कि भारत में 1765 में एक चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी किसी पंडित ने ब्रह्मगुप्त के जो एस्ट्रोनॉमी थी उसके आधार पर उसने चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। और बिल्कुल सही, सटीक, एक एक मिनट तक करेक्ट। तो इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि भारत जो है वो विज्ञान का केंद्र है। इसी तरह से ड्यूपेरों एक विद्वान था,
तो उसको किसी तरह से उपनिषदों का अनुवाद जो फारसी भाषा में था वो उपलब्ध हुआ, और इस फारसी के उपनिषदों का जो 51 उपनिषद थे जिनका कि अनुवाद दारा शिकोह ने किया था, ये उसके प्राप्त हुए। और कुछ वर्षों बाद बहुत मेहनत करके उसने 1802 में इनका अनुवाद लैटिन भाषा में किया, और आगे चल करके इन उपनिषदों का बड़ा प्रभाव, उपनिषदों के ज्ञान का, इसका बड़ा असर यूरोप के लोगों पर पड़ा। और इस तरह से एक अच्छा विचार फ्रांस के लोगों के मन में भारत के बारे में उत्पन्न हुआ। और इसके बाद में फ्रांस का एक विद्वान था अंतोआ डी चेजी, उसने संस्कृत सीखी, और उसके बाद में यानी वो स्वयं पाठी की तरह से संस्कृत सीखी उसने, और उसको एक अंग्रेज अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उससे थोड़ा सा सहयोग मिला, और संस्कृत में रुचि उसकी जो भारत का ज्ञान था उस ज्ञान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए उसने संस्कृत भाषा सीखी, और बाद में वो पेरिस में संस्कृत का प्रोफेसर बन गया, और फिर बाद में उसने बहुत लोगों को संस्कृत सिखाई। तो भारत के बारे में बड़ा अच्छा विचार इसके मन में था। इसी तरह से बाद में जर्मनी के बहुत सारे विद्वान थे, जिसमें गोटफ्रीड हर्डर, उसने जब शकुंतला नाटक के बारे में जो उसको जानकारी हुई तो वो गदगद हो गया, और उसको लगा कि भारत एक बहुत ही सुसंस्कृत देश है, जहाँ की इतनी महान भाषा है, जहाँ इतने सुंदर नाटक लिखे गए हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और इस तरह से फ्रेडरिक श्लेगल, इसने गीता का एक ट्रांसलेशन उसको लैटिन में उपलब्ध हुआ। लैटिन से उसने इसका संस्कृत में लैटिन से उसने इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया, और जर्मन भाषा के इस अनुवाद को जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान, जो कि इस समय तक भी जर्मनी के महान विद्वानों में जिसकी गणना होती है, तो ऐसा एक विल्हेल्म हम्बोल्ट, जो एक बड़ा राजनीतिज्ञ भी था और बहुत बड़ा स्कॉलर भी था, तो वो इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ गीता के इस अनुवाद को पढ़ करके कि उसने गीता पर लेक्चर दिए, उसने गीता पर लेख लिखे। तो यानी गीता तो एक विंडो थी कि जिसके द्वारा उसको भारत की महानता के बारे में, भारत के अतीत के बारे में, जिससे उसको जानकारी हुई। और ये जो गीता का अनुवाद करने वाले व्यक्ति था श्लेगल, इसने अपने एक पत्र में लिखा कि भारत जो है ये सभी भाषाओं और सारे चिंतन और काव्य, इन सभी का स्रोत है, और हमारे यहाँ सभी कुछ भारत से आया है। तो इस तरह का जो है वो ये जर्मनी के महानतम विद्वानों का विचार बना भारत के बारे में, और इसलिए फिर जर्मनी में अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाने लगी, और भारत के शास्त्र, भारत का साहित्य, संस्कृत साहित्य ये वहाँ पहुँचा, भारत का ज्ञान वहाँ पहुँचा।
और इससे वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। प्रारंभ में कुछ अंग्रेज विद्वान भी, हालांकि अंग्रेजों की जो इंडोलॉजी है वो तो एक तरह की सरकारी इंडोलॉजी थी, और सरकारी कामकाज के लिए उन्होंने संस्कृत और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया था। लेकिन कुछ विद्वानों ने जो कुछ काम किया, जैसे चार्ल्स विल्किंस, इसने गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में। इसने हितोपदेश, ये जो कहानियां हैं, इनका भी अनुवाद किया था। और फिर एक विलियम जोन्स, वो तो बहुत विख्यात है, हालांकि उसके इरादे कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन संस्कृत से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने शकुंतला नाटक, इसका अनुवाद इसने किया था शुरू में, जो फिर यूरोप पहुंचा था और फिर जर्मनी में भी उसका जर्मन भाषा में भी अनुवाद हुआ था। इसी तरह इसने गीत गोविंद, जो जयदेव का है, जो बंगाल में बहुत विख्यात था, इसका अनुवाद किया। लेकिन इस जोन्स ने एक विचार दिया, वो था सिविलाइजिंग मिशन का। वो कहता था कि भारत के लोग जो है वो बड़े सभ्य हैं, और इसलिए यहाँ के जो ये लोग हैं, खास तौर से ब्राह्मण, ये अगर किसी तरह से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल से प्रभावित होकर के और ईसाई बन जाएंगे। तो ये इसको ये भ्रम था कि बाइबल जो है इतनी महान पुस्तक है कि ये बाइबल जो है ये अगर पहुंचेगी भारत के पढ़े लिखे के लोगों के बीच में तो उससे ईसाईकरण ये भारत में संभव हो सकेगा। वो टॉप डाउन की उनकी नीति थी कि पहले ऊपर वालों को ईसाई बनाओ, तो फिर उसके बाद में नीचे वाले अपने आप ईसाई बन जाएंगे। तो ये ईसाईकरण एक उद्देश्य था कि जिसने आगे चल करके और फिर इतिहास लेखन को बड़ा प्रभावित किया। अब उसके बाद में, यानी ये तो शुरू में एक भारत के बारे में अच्छे विचार थे, लेकिन इसके बाद फिर दूसरा खेल शुरू हुआ, और वो ये था कि अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी और व्यापार से लाभ उठाने के लिए और धार्मिक उद्देश्य से, यानी ईसाईकरण करने के लिए भारत के बारे में लिखना शुरू किया, और इस तरह का इतिहास लेखन ये प्रारंभ हुआ। इसमें जो लिखने वाले लोग थे उनमें सबसे पहला था एक चार्ल्स ग्रांट। ये कंपनी का बड़ा अधिकारी था और करीब 36 साल तक ये काफ़ी प्रभावशाली कंपनी में रहा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अधिकारी चार्ल्स ग्रांट, इसका ये सोचना था कि भारत में ईसाईकरण के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत बनाया जा सकता है। तो चार्ल्स ग्रांट का तो ये विचार था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे, अधिकांश मालिक, वो उससे सहमत नहीं थे। उनको डर लगता था कि अगर ईसाईकरण की कोशिश भारत ने की तो हमारा साम्राज्य, हमारा व्यापार खतरे में पड़ जाएगा। यानी वो लोग चाहते तो थे कि ईसाईकरण हो, लेकिन इसके साथ वो ये नहीं चाहते थे कि उनका साम्राज्य और उनका व्यापार खतरे में पड़े। तो इसलिए वो लोग चार्ल्स ग्रांट से सहमत नहीं हुए। तो उसने एक किताब लिखी और उस किताब में
भारत के बारे में बड़ी ऊल जूल बातें, ऊल जलूल, बहुत ही बड़े गलत तरीके से उसने भारत के समाज को का प्रस्तुतिकरण किया। फिर उसके बाद एक क्लाउडियस ब्यूकेनन, एक ईसाई प्रचारक हुआ। ये क्लाउडियस ब्यूकेनन जो है, ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का वाइस प्रोवोस्ट, मतलब वाइस प्रिंसिपल, इस पद पर था। मतलब इसकी नियुक्ति 1600 ईस्वी में, जिस समय की मराठों का के साथ में अंग्रेजों का युद्ध वो शुरू हुआ था, और उसके बाद में मराठों की शक्ति को तोड़ने में अंग्रेज सफल हुए थे। तो ऐसे समय पर ये फोर्ट विलियम कॉलेज का वाइस प्रोवोस्ट बना था, और इसको शुरू में भारत भेजा ही इसलिए गया था चार्ल्स ग्रांट के द्वारा कि वो वह जाकर के और ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयास करे। तो इस क्लाउडियस ब्यूकेनन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के रूप में उसने एक काम किया जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कि उसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कई विश्वविद्यालयों में प्राइज ऐसे लिखवाए। ये घटना 1803 से 1805 के बीच की है। और प्राइज ऐसे जो था, उसका मतलब ये था कि लोगों के बीच में एक कंपटीशन ऐसे इसका करवाया, और जिसका जिस तरह का ऐसे होगा उतना इनाम उसको दिया जाएगा। तो इसका जो विषय था, ये विषय 2 पंक्ति में है, मैं बोलता हूं। द बेस्ट मीन्स ऑफ सिविलाइजिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड डिफ्यूजिंग द लाइट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन थ्रू आउट द ईस्टर्न वर्ल्ड। इसका मतलब है कि सबसे अच्छे तरीके कौन से हो सकते हैं भारत की जो प्रजा है उसको सिविलाइज करने के, सिविलाइज करना चाहते थे। और सिविलाइज करने का उसका सीधा सा अर्थ था, वो था ईसाईकरण। यानी ईसाई लोग ही सभ्यता है, सभ्य हैं, हिंदुस्तान के लोगों को सभ्य बनाना है। तो ये उनका सिविलाइजिंग मिशन था। और उसके साथ में डिफ्यूजिंग द लाइट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, मतलब ईसाई धर्म के प्रकाश को फैलाना थ्रू आउट द ईस्टर्न वर्ल्ड, संपूर्ण पश्चिमी जगत में, ऐसे लिखवाया गया। और ये ऐसे क्या थे, 200 से 400 पेज तक की पुस्तकें इस पर कई लोगों ने लिखी, और कई लोगों ने मतलब बिना भारत आए जो कुछ भी उन्होंने इधर उधर से सुना था। यानी आप देखिए कि एक तरफ तो इसी काल में जर्मनी में और फ्रांस में भारत के प्रति सद्भावना ये फैल रही थी, और यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की भाषा से फ्रांस और जर्मनी के विद्वान प्रभावित हुए थे। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं कि भारत के लोग तो अनसिविलाइज्ड हैं, और उनको सिविलाइज करने का काम हमको करना है। और इसके लिए जो है उसने भारत भ्रमण उसने किया, कि भारत के बारे में और इस तरह की बातें वो उल्टी सीधी अपनी यात्रा के आधार पर एकत्र कर सके। और उसने खास तौर से, वैसे तो श्रीलंका तक की उसने यात्राएं की, लेकिन एक यात्रा उसकी महत्वपूर्ण है, जगन्नाथ पुरी। पुरी
के बारे में ये था कि वहाँ जो है वो जब हम सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का जब मेला होता है तो रथ यात्रा निकलती है। उस रथ यात्रा के बारे में इसने बिल्कुल मनगढ़ंत बातें इसने लिखी कि जगन्नाथपुरी के रास्ते में हम जा रहे थे तो वहाँ हमको बहुत सारी लाशें सड़कों के किनारे दिखाई दी, और ये लाशें जो है ये पुरी के जगन्नाथ के मंदिर में जिन लोगों ने आत्मघात किया था उनकी थी। और फिर वो कहता है कि हमने जो है जब वहाँ पुरी की वो रथ यात्रा देखी तो हमने देखा कि लोग वहाँ पहिए के नीचे आकर के और आत्मघात कर रहे थे। तो ऐसी एक दंपत्ति पति पत्नी वो आत्मघात कर रहे थे और लोग उनके ऊपर सिक्के उछाल रहे थे। तो इस तरह की बातें जो कि कभी किसी ने इस तरह की बातें देखी नहीं न लिखी, तो ये एकमात्र जो है ये क्लाउडियस ब्यूकनन है, उसने इस तरह की बातें लिखी। अब ये इस तरह का प्रचार जो है वो इंग्लैंड में करने का मतलब ये था कि इंग्लैंड के लोगों में ये भावना उत्पन्न करना कि भारत में ईसाईयत का प्रसार करना आवश्यक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के मन में ये विचार बिठाना कि भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना आवश्यक है। तो अब ये जो सारा प्रचार हुआ उससे भारत के बारे में बड़ी गलत धारणाएं ये यूरोप में और उसके बाद में अमेरिका में भी ये गलत धारणाएं भारत के बारे में पहुंची। फिर इसके बाद में आपको कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखे गए अंग्रेजों के द्वारा उनका थोड़ा जिक्र करता हूं। विस्तार से उनका जिक्र नहीं किया जा सकता, थोड़े से 8-10 पुस्तकें उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करता हूं। इसमें जेम्स मिल की पुस्तक जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इसने 1817 में लिखी थी। और ये जो जेम्स मिल था इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किताब लिखने के लिए नियुक्त किया था कि जिससे वो ऐसी पुस्तक लिख सके कि भारत से इंग्लैंड जाने वाले जो अफसर हैं, अधिकारी वर्ग, उनको भारत के बारे में इससे जानकारी मिल सके। तो जानकारी देने के लिए बिल्कुल झूठी मनगढ़ंत जानकारी देने वाली किताब इस जेम्स मिल ने लिखी 3 वॉल्यूम में। उसमें उसने नाम भी उसको दिया हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। ये हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड इस तरह का विभाजन किया। दुर्भाग्य से वो विभाजन थोड़े से परिवर्तन के साथ कि एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न ये बाद में इसको किया गया, तो लेकिन वो कालक्रम वही था जो जेम्स मिल ने निर्धारित किया था और वो अभी तक चल रहा है। जेम्स मिल ने अपनी जो बातें लिखी उसमें बहुत सारी बातें उसने क्लाउडियस ब्यूकेनन और चार्ल्स ग्रांट वगैरह ने लिखी थी, और जो बहुत सारा साहित्य ब्यूकेनन ने तैयार करवाया था उस साहित्य में से बहुत सी बातें उसने ली। और इस पुस्तक के लिए मैकॉले जो है वो इस किताब की बड़ी तारीफ करता है। मैकॉले इस किताब के लिए लिखता है, दो पंक्ति इंग्लिश में है, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल वर्क विच हैज अपीयर्ड इन आवर लॉन्ग हिस्ट्री सिंस डेट ऑफ गिब्बन। यानी गिब्बन के बाद में इस तरह का कोई महान इतिहास नहीं लिखा गया है। गिब्बन के बाद में ये सबसे महान किताब, महान इतिहास की पुस्तक इसने लिखी है। अब ये गिब्बन की किताब क्या थी? 18th सेंचुरी में गिब्बन ने द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर
इस नाम से इसने किताब लिखी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी अपनी भाषा के कारण, और जो जिस तरह से उसने तथ्यों के आधार पर लिखी थी, उसलिए वो प्रसिद्ध हुई थी। तो उस किताब से इसकी मिल के इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की तुलना करता है। और अब मिल की ब्रिटिश इंडिया किस तरह की थी, उसके कुछ अंश आपको सुनाता हूं। उसमें यानी खाली नमूने हैं, जिससे पता लगता है कि किस तरह का इनका विचार था, भारत के बारे में किस तरह की बातें इसने लिखी। तो अंडर द ग्लोसिंग एक्सटीरियर ऑफ द हिंदू लाइज ए जनरल डिस्पोजिशन फॉर डिसीट एंड परफिडी। इसका मतलब होगा कि चमकदार जो बाहरी आवरण है, उसके नीचे एक हिंदुओं के अंदर, उसके नीचे एक सामान्य प्रवृत्ति है धोखा देने की और नमक हरामी की। धोखा देने की और नमक हरामी की प्रवृत्ति है हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुओं में है। इस तरह का लिखता है। फिर उसके बाद में एक और पंक्ति उसकी सुनाता हूं। द हिंदू लाइक द यूनक एक्सेल्स इन द क्वालिटीज ऑफ ए स्लेव। हिंदू जो है वो हिंजड़े की तरह से एक गुलाम के गुणों में जो है वो बड़ा दक्ष है, उसमें गुलामी के गुण हैं। ये इस तरह की बातें इसने जेम्स मिल ने लिखी, और ये जो किताब है ये एक टेक्स्ट बुक बन गई। भारत के में जो ऑफिसर्स, यहाँ सिविल सर्वेंट आते थे और मिलिट्री ऑफिसर्स भी, तो वो सारे के सारे इस पुस्तक को पढ़ते थे, और इससे मतलब उनकी एक तरह से कहना चाहिए कि उनके विचार भारत के बारे में बन जाते थे। उसके बाद एक मॉन्स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, इसने 1841 में एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ द हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया, इस नाम से। तो ये जो किताब थी, इसमें वो लिखता है, उसकी भी एक पंक्ति सुनाता हूं आपको। द प्रोमिनेंट वाइस ऑफ द हिंदू इज वांट ऑफ वेरासिटी in which they outdo most nations even of the East। ये लिखता है कि सबसे बड़ी बुराई जो हिंदुओं में है वो है उनमें सच्चाई की कमी है, और इस मामले में वो एशिया के अधिकांश देशों के लोगों के मुकाबले बहुत आगे हैं। ऐसा वो हिंदुओं के बारे में लिखता है। ऐसी और बहुत सारी किताबें हैं जिनमें इसी तरह की बातें हैं। एक टॉल बॉयज व्हीलर, उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया मल्टी वॉल्यूम वर्क है, ये 1867 से 76 के बीच में उसने लिखा। एक टॉमसन एंड गैरेट, इनकी किताब ये बहुत प्रसिद्ध हुई, राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस नाम से 1934 में ये किताब लिखी गई थी। ये बिल्कुल ब्रिटिश दृष्टिकोण से ये पुस्तक लिखी गई है। एक W हंटर, ये बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, बहुत किताबें लिखी इन्होंने, जिसमें एक इनकी किताब है बहुत प्रसिद्ध, इंडियन मुसलमान्स। ये किताब इसलिए लिखी थी, 1871 में ये किताब लिखी गई थी, और इसको लिखने का उद्देश्य ये था कि भारत के मुसलमानों को किस तरह से अंग्रेज भक्त बनाया जा सकता है। यानी ये जो किताब है ऐसे समय पर लिखी गई है कि जिसके 5 वर्ष बाद अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में यूनिवर्सिटी बना,
तो अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, तो उसकी स्थापना 5 साल बाद हुई, लेकिन इस समय उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। तो ऐसे समय पर ये किताब डब्ल्यू हंटर ने लिखी। इसके अलावा और पुस्तकें लिखी है, जिसमें खास तौर से एक रूलर्स ऑफ इंडिया सीरीज, ये पुस्तक इसने लिखी, ये पुस्तकें लिखी 28। मजे की बात यह है कि इन 28 में से 21 पुस्तकें ब्रिटिश गवर्नर जनरलों या ब्रिटिश गवर्नर्स के बारे में लिखी गई हैं, और 7 जो है भारत के और राजाओं के बारे में, जैसे अकबर के बारे में लिख दी या अशोक के बारे में है। तो इस तरह से 7 पुस्तकें ये भारत के अन्य विषयों पर लिखी गई हैं। यानी अंग्रेजों के गवर्नर जनरल और गवर्नर वो इतने इम्पोर्टेंट है कि रूलर्स ऑफ इंडिया सीरीज में 21 में उनको स्थान मिला। और ये जो पुस्तकें लिखी गई है, ये पूरी तरह से जो गवर्नर जनरल्स की बुराइयां थी उनको तो उसमें ढांकने की कोशिश की गई है, छिपाने की कोशिश की गई है, और उनकी तारीफ के पुल बांधे गए हैं। तो ये इस तरह का काम डब्ल्यू विलियम विल्सन हंटर इसका है। फिर इसके बाद अल्फ्रेड लॉयल, ये एक जिसको कहना चाहिए उग्र साम्राज्यवादी था। और अल्फ्रेड लॉयल जो है, इसने एक पुस्तक लिखी है, वो राइज एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, 1894 में ये किताब लिखी गई थी, बिल्कुल ब्रिटिश दृष्टिकोण से और अंग्रेजों के लिए। तो ये सारा का सारा साहित्य जो है वो अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजों के लिए है। तो ये इस तरह की पुस्तक इसने लिखी थी। फिर एक डेविड डॉडवेल, उसने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये मल्टी वॉल्यूम वर्क है जिसको उसने एडिट किया है, और इसमें सारे के सारे लेखक जो हैं वो सारे साम्राज्यवादी हैं। 1929 में ये किताब लिखी गई थी। एक पी.ई. रॉबर्ट्स की किताब है जो बहुत प्रसिद्ध हुई, 1907 में लिखी गई थी, और ये जो है एक तरह की एक टेक्स्ट बुक बन गई हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लिए। लिखी 1907 में गई थी, लेकिन बाद में ये लगातार इसके एडिशन निकलते रहे। तो ये मैंने कुछ पुस्तकों के बारे में बताया, इस तरह से महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में, आपके पंजाब के इतिहास के बारे में बहुत ही गलत तरीके से उसको केवल ब्रिटिश दृष्टिकोण से उस सब को प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह के इतिहास के ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए हैं। ऐसी पुस्तकों में एक जॉन विल्सन, इसकी किताब का भी जिक्र करना आवश्यक है। इसने एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इस नाम से, ये जॉन विल्सन जो है ये एक मिशनरी था, और इसने ट्राइब्स के बारे में अध्ययन किया और दूसरों के सामने उस अध्ययन को रखा। उसका एक ही उद्देश्य था कि किस तरह से जो जनजाति के लोग हैं उनको ईसाई बनाया जा सकता है। तो जनजाति के लोगों को ईसाई बनाने के लिए, उनके ईसाईकरण के लिए ये किताब इसके द्वारा लिखी गई थी। एक के और मेलिसन, उसकी किताब, ये जो है हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी, बिल्कुल गलत तरीके से म्यूटिनी के बारे में, म्यूटिनी जो 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, उसको सिपाही विद्रोह
साबित करने के लिए, और जो यानी अंग्रेजों ने जो कुछ भी अत्याचार किए, जो हत्याकांड किए, लाखों लोगों की हत्याएं हुई, उसका जिक्र नहीं है। लेकिन अगर कहीं कुछ घटनाएं हुई, कहीं कानपुर में कोई घटना हुई और कहीं ऐसी कोई घटना हुई जिसमें कुछ अंग्रेज मारे गए, या ग्वालियर या झांसी में हुई, तो इस तरह की घटनाएं उनको बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। एक अंग्रेज की कीमत जो है वो हजारों भारतीयों के बराबर है। तो उस तरह से इस किताब का लेखन हुआ है। तो के एम पणिक्कर जो हैं, जो एक बड़े इतिहासकार हमारे हुए हैं, तो वो जो अंग्रेजों ने जिस तरह की ये के इतिहास के ग्रंथ लिखे, उनके बारे में पणिक्कर एक बात लिखते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरियंस was more like a history of British involvement in India rather than history of Indian people. यानी ये जो अंग्रेजों के द्वारा लिखे हुए इतिहास हैं, ये भारत के लोगों का इतिहास नहीं है, बल्कि भारत में अंग्रेजों के इन्वॉल्वमेंट का इतिहास है। ये बिल्कुल सही बात जो है के एम पणिक्कर ने लिखी है। तो ये इस तरह से अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा हमारे इतिहास को, यानी ये थोड़ी सी पुस्तकों के नाम लिए है, किताबें तो सैकड़ों है जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई है। लेकिन इन सब की ये जो कुछ भी लिखी गई है, उनमें एक तरह से जिसको ओरिजिनेटर जिसको कहा जा सकता है, वो जेम्स मिल था, कि जिसने किस तरह का इतिहास भारत का लिखा जाना चाहिए, तो उसकी शुरुआत इस जेम्स मिल ने की थी, जो कि बाद में फिर उसी के रास्ते पर दूसरे लोग चलते रहे। अब ये जो कुछ भी हुआ, इसका जवाब हमारे इतिहासकारों ने देने की कोशिश की, और ये हुआ खास तौर से 1860 के बाद में, 1860 के बाद में, यानी जब यूनिवर्सिटीज़ यहाँ शुरू हो गई, भारत के लोग इन अंग्रेजों के बनाए हुए विश्वविद्यालयों में 1857 में ये यूनिवर्सिटीज़ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में शुरू हुई थी। तो इनमें पढ़ने वाले जो भारतीय थे, उनमें से कई लोगों ने जब ये अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास पढ़े, तो उससे उनके मन में एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया उनके मन में हुई, और उन्होंने फिर इसका जवाब देने की कोशिश की। तो इस तरह का जवाब देने वालों में सबसे पहले तो, यानी ये 1860 से तो बहुत पहले, राम मोहन राय हैं, जिन्होंने कि ईसाइयों ने जो प्रचार किया था भारत के बारे में, उसका जवाब दिया। उन्होंने एक तो ईसाई सिद्धांतों की आलोचना की, और यानी जो ट्रिनिटी का ईसाई धर्म का सिद्धांत है, गॉड द सन और गॉड द फादर एंड गॉड द होली घोस्ट, ये ट्रिनिटी का सिद्धांत, इसकी उन्होंने आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने शंकर के वेदांत पर एक भाष्य लिखा है, कि उसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में। फिर उन्होंने केन और ईश उपनिषद, इनकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किए। तो इस तरह से एक भारतीय विद्वत्ता, उसकी शुरुआत ये राम मोहन राय के समय में हुई। राम मोहन राय का समय तो बहुत पहले का है, 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन बाद में जो इतिहासकार हुए हैं, उनमें से कुछ का जिक्र करता हूँ। रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त, ये एक आईसीएस ऑफिसर थे, लेकिन अपनी सेवा पूरी करने से बहुत पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और सेवानिवृत्ति लेकर के फिर ये साहित्य रचना और इतिहास लेखन, इसको उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, और इन्होंने रामायण और महाभारत, इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम में लिखी। ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा उन्होंने ये बताया कि किस तरह से भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो भारत के आर्थिक शोषण के बारे में इन्होंने जानकारी दी। इनकी केवल एक पंक्ति जो शुरुआत में लिखते हैं, तो वो सिर्फ सुनाता हूँ कि जिससे हमको अंदाज लग जाएगा कि किस तरह की पुस्तक आर्थिक इतिहास जो लिखा है इन्होंने वो किस तरह का था। 1901 में ये 1901-2 में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी थी। उसमें वो लिखते हैं कि सामान्यतया ये होता है कि एक राजा जो है वो सूर्य की तरह से होता है कि जिसकी गर्मी से धरती का पानी, समुद्रों का पानी, ये भाप बनता है, बादल बनते हैं, और फिर उसके बाद में वो बादल वो धरती को से अन्न उपजाने के लिए और लोगों को जल प्रदान करने के लिए वर्षा करते हैं। तो ये सामान्यतया होता है। लेकिन अंग्रेजों का शासन ऐसा है कि जिसमें सूरज से की गर्मी से भाप तो हिंदुस्तान से बनती है और उसके बाद में उसकी वर्षा इंग्लैंड में जाकर के होती है। तो ये इस तरह का विचार जो है उन्होंने, यानी ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया। 2 ग्रंथ हैं, इसका मतलब ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने रिसर्च भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में की थी। ऐसी ही एक इकोनॉमिक रिसर्च का काम जो है वो दादा भाई नौरोजी ने भी किया था। उनकी भी पुस्तक लगभग इसी समय आई थी और वो किताब थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से उनकी किताब थी कि भारत में जो अंग्रेजों का राज है, उन्होंने उसको कहा कि ये जो भारत में अंग्रेज अधिकारी हैं उनका शासन ये ब्रिटिश रूल नहीं है बल्कि अन ब्रिटिश रूल है। इस तरह से करके उन्होंने उसमें सीधी सी बात यह है कि उन्होंने भारत से आर्थिक साधनों का किस तरह से दोहन हो रहा है उसके बारे में ये पुस्तक लिखी थी। फिर उसके बाद में आर जी भंडारकर, ये बहुत बड़े स्कॉलर हुए जो संस्कृत और प्राकृत के बड़े अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने इतिहास लेखन के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स एकत्र किए देश भर से और प्राचीन ग्रंथ उन्होंने एकत्र किए और तथ्यों के आधार पर लेखन इन्होंने किया। तो इतिहास लेखन के काम में की दृष्टि से आर जी भंडारकर इनका बड़ा महत्व है। एक राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने 1912 में इंडियन शिपिंग इस पर एक पुस्तक लिखी। देखिए कि जिस समय उनकी उम्र शायद 25 वर्ष के करीब, ऐसी ही इतनी कम उम्र थी, उस उम्र में शोध करके, प्राचीन ग्रंथों से शोध करके और भारत की शिपिंग कहां कहां तक भारत का व्यापार होता था, तो इसके बारे में पुस्तक लिखी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कि आगे चल कर के इसके आधार पर ये पता लगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में किस तरह से भारत के व्यापार का, भारत की भाषा का, भारत की संस्कृति का विस्तार हुआ था। इसी तरह उन्होंने एक किताब लिखी जिसको कि एक सेमिनल बुक जिसको कहा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। यानी अंग्रेज लोग ये कहते थे कि हिंदुस्तान जो है ये भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल यूनिट है, भौगोलिक इकाई है।
तो राधा कुमुद मुखर्जी ने बताया कि भारत एक ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं है, बाहर से दिखने वाली जो विभिन्नताएं हैं उनके बीच में एक मूलभूत एकता है। अब एकता के तत्व ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं थी, लेकिन बहुत ही यानी हमारे सारे शास्त्रों का निचोड़ एक तरह से इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया कि किस तरह से भारत में एक मूलभूत एकता है। एक हरप्रसाद शास्त्री एक लेखक हुए, इन्होंने 1907 में एक किताब लिखी थी, भारत महिला, यानी महिलाओं के बारे में जो दुष्प्रचार किया गया था कि भारत में तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, तो उसका जवाब एक तरह से हरप्रसाद शास्त्री ने दिया। और बहुत कम उम्र में, जो कॉलेज से निकले ही थे और उस समय ये किताब लिखी थी। एक उन्होंने शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये केवल 136 पेज की किताब थी, लेकिन भारत का इतिहास किस तरह से लिखा जाना चाहिए इसका एक नमूना। हालांकि उस समय इतिहास लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने बहुत तरीके से, जिससे कि वो कानून की गिरफ्त में नहीं आए, इस तरह से उन्होंने ये किताब लिखी। फिर जदुनाथ सरकार, इनकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। भारत के महानतम इतिहासकारों में जदुनाथ सरकार की गणना होती है। हालांकि ये इन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं था कॉलेज में, ये अंग्रेजी के विद्यार्थी थे, इंग्लिश में एमए किया था, लेकिन इनकी रुचि भारत के इतिहास के अध्ययन में हुई और उसके बाद में इन्होंने बहुत विस्तृत लेखन किया। 4 वॉल्यूम में इनकी औरंगजेब पर पुस्तक है, लेटर मुगल्स पर इसी तरह से 5 वॉल्यूम में लेटर मुगल्स पर इनकी पुस्तक है, हाउस ऑफ शिवाजी पर इनकी पुस्तक है, जयपुर के इतिहास पर इनका वर्क है। एक बहुत ही ईमानदार इतिहासकार थे और इनको ऐसा नाम दिया जाता है। रांके जो है वो जर्मनी का एक इतिहासकार हुआ है जो कहता था है कि फैक्ट्स, नथिंग बट फैक्ट्स, केवल तथ्यों के आधार पर लिखा जाना चाहिए। तो तथ्यों के आधार पर जदुनाथ सरकार का सारा लेखन है। और ये जो जदुनाथ सरकार है, इनके बारे में एक दो बातें और बताता हूं आपको कि 1935 में एक इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसका जिक्र बाद में करूंगा। अभी यहाँ सिर्फ उसका एक संकेत दे रहा हूं कि पूना में 1935 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, इसका उद्घाटन हुआ और इस इतिहास संगठन के निर्माण करने वाले जो लोग थे वो और इलाहाबाद के इतिहासकार थे। उन लोगों ने इतिहास को विकृत करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था और जदुनाथ सरकार और कई उनके सहयोगी जो इतिहासकार थे, खाली किंकर दत्त एक हुए हैं, एक हेमेंद्र चंद्र राय हुए हैं और के जीएस सरदेसाई, इस तरह के लोग, उन्होंने अपनी दूरी इस इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस से बनाए रखी। और जदुनाथ सरकार तो यहाँ तक कहते हैं 1938 में, शायद 1938 ही है, कलकत्ता में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस समय ये कलकत्ता के रहने वाले थे, कलकत्ता में ही थे। तो उन्होंने अपने एक पत्र में जीएस सरदेसाई को लिखा। जीएस सरदेसाई महाराष्ट्र में थे। दोनों के बीच में बहुत पत्र व्यवहार होता था। दोनों ने एक दूसरे को 750 पत्र लिखे थे। लगातार एक पत्र एक का लिखा और तुरंत उसका जवाब दूसरा देता था। तो लंबे समय तक दोनों के बीच में पत्र व्यवहार होता रहा था। तो एक पत्र में ये लिखते हैं जीएस सरदेसाई को, उसमें लिखते हैं कि
ये जो है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, ये शफात खां का तमाशा है। और इसमें मैं हरगिज इसके अधिवेशन में नहीं जाऊंगा। जब मैं कलकत्ता में हूं तब भी इसके अधिवेशन में मैं किसी हालत में भाग नहीं लूंगा। तो इस तरह का विचार उनका इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में था, के बारे में था। और इसलिए इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 2 वर्ष बाद इन्होंने, जदुनाथ सरकार ने एक भारतीय इतिहास परिषद इसका गठन किया। और भारतीय इतिहास परिषद में उनके साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भविष्य में बनने वाले राष्ट्रपति, वो उनके साथ थे। एक जयचंद्र विद्यालंकार, ये उनके साथ थे। राजस्थान के भी उदयपुर के रहने वाले एक प्रताप सिंह मेहता थे, वो भी इस भारतीय इतिहास परिषद, इसके फाउंडर मेंबर्स में से थे और सदस्य थे इसमें। तो इन लोगों ने ये इस इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को जवाब देने के लिए ये भारतीय इतिहास परिषद का गठन किया। और इसके बाद में 1938 में इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री भारत की 20 वॉल्यूम की ये लिखने की योजना बनाई, लेकिन वो योजना पूरी नहीं हुई, क्योंकि 1938 में योजना बनी थी और उसका एक वॉल्यूम तैयार हुआ गुप्ताज और वाकाटक पर। आर्टेकर और आरसी मजूमदार दोनों ने उसको एडिट किया था। तो ऐसा एक वॉल्यूम ये छपा, एक और वॉल्यूम तैयार हुआ बाद में। लेकिन इसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया, और विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो फिर बंदी बना लिए गए थे। जयचंद्र विद्यालंकार भी बंदी बना लिए, उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो इसलिए ये जो भारतीय इतिहास परिषद है, इसका सारा काम वो अवरुद्ध हो गया। और इसके बाद आज़ादी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हमको पता है कि वो पहले तो जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष बन गए, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति बन गए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, यानी कि राष्ट्रपति बन गए तब की बात है कि उन्होंने जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जो उनकी 20 वॉल्यूम की योजना थी उसके लिए 2-3 लाख रुपए के सहयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय को लिखा। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो अलग तरह के विचारों के थे, और उनसे जो भारतीय इतिहास परिषद के लोग थे, इतिहासकार थे, उनसे उनके विचार नहीं मिलते थे। तो खैर ये इस तरह से जो जदुनाथ सरकार की ये योजना थी, ये सारी ये अवरुद्ध हो गई। और अगर ये योजना सफल होती तो एक बहुत अच्छा इतिहास लेखन हो जाता। फिर आगे चल कर के फिर ये काम आफ्टर इंडिपेंडेंस आरसी मजूमदार उनके द्वारा किया गया, और भारतीय विद्या भवन के तत्वावधान में 11 वॉल्यूम का वर्क हुआ। उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। तो ये जो जदुनाथ सरकार थे, ये शफ़ात अहमद खां और आर.पी. त्रिपाठी, ये दोनों ही इलाहाबाद के हिस्टोरियंस थे। तो उनसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इन्होंने इतिहास को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके और प्रस्तुत किया था, जिसका जिक्र हम
आगे करेंगे, जब इलाहाबाद के हिस्टोरियंस के बारे में बात होगी तो उसका जिक्र करेंगे। तो ये इस तरह से फिर और कुछ इतिहासकार हुए हैं। एक एस के अयंगर, उन्होंने दक्षिण भारत पर इतिहास के संबंध में लिखा। एक के पी जायसवाल, उन्होंने हिंदू पॉलिटी पर लिखा। और हेमचंद्र राय चौधरी और काली किंकर दत्त, इस तरह के इतिहासकार हुए। ये हेमचंद्र राय चौधरी, काली किंकर दत्त, इन लोगों ने, और आर सी मजूमदार, इन्होंने एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। और जब हम 50-60 साल पहले, 60 साल पहले जब पढ़ते थे, तब ये एक बहुत ही पॉपुलर वर्क ये भारत के इतिहास के बारे में था। कालिदास नाग, उन्होंने एक डिस्कवरी ऑफ एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भारत की संस्कृति का प्रसार हुआ, उसके बारे में लिखा। जदुनाथ सरदेसाई, उन्होंने मराठों के इतिहास के बारे में 1946 में 3 वॉल्यूम के अंदर एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ उन्होंने लिखा। और ईश्वरी प्रसाद ने करुणा टर्क के नाम से एक प्रामाणिक ग्रंथ मुस्लिम इतिहास के बारे में लिखा। और सावरकर ने, उनका भी नाम लेना आवश्यक है, 1908 में जब उनकी उम्र केवल 25 वर्ष की थी, तो उस समय उन्होंने भारत, यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, तो इस पर जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो ये कुछ बातें यानी इंडिपेंडेंस से पहले की है कि किस तरह से हमारे इतिहास को विकृत किया गया है। अब इंडिपेंडेंस से पहले इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस और अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, इनकी भी शुरुआत हो गई थी। तो इनके बारे में, और आज़ादी के बाद में जो हमारे इतिहास का विकृतीकरण हुआ है, इसके बारे में हम फिर अगले एपिसोड में उसकी चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद महावीर जी, आपने जो चर्चा की है आज, इसके बारे में आपने बताया, और ये भी अच्छी बात की आपने कि अगले एपिसोड में जदुनाथ सरकार के बारे में, एएमयू के बारे में, बीएचयू के बारे में, इस तरीके से चर्चाओं को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जो आपने अभी शुरुआत में ही बताया, एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे इतिहास के विकृतीकरण का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, किसने ये किया, ये हमें अगर जब तक मालूम नहीं होगा तब तक चीजें निकलेंगी नहीं। जो उलझी हुई हैं वो ऑलरेडी और ज्यादा उलझेंगी, और वो अगर उलझेंगे तो हम भी उसमें और ज्यादा उलझेंगे। इन उलझनों को सुलझाने के लिए इस तरीके की बातों को स्पष्टता के साथ में और धैर्य के साथ में कहना और सुनना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आज की चर्चा में मिला होगा। अगले मंगलवार को फिर जुड़ेंगे शाम को 5 बजे महावीर जी के साथ में। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं साथ में महावीर जी आपका। नमस्ते। धन्यवाद निदेश जी। जी, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। नमस्कार। जय भारत।